Hey guys, my name is Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know कि हमारा वन शॉट सीरीज आ रहा है क्लास 10th मैथ का। तो सर ये वन शॉट सीरीज का फर्स्ट डे है। मैं ऐसा कहूँ कि एक दिन गैप करके वीडियोस आने वाले हैं प्रत्येक चैप्टर का क्लास 10th मैथ का। ये फर्स्ट डे है हमारा, इसलिए चैप्टर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है हमारा रियल नंबर्स। तो क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का वन शॉट सीरीज स्टार्ट होने ही वाला है इस वीडियो में। उससे पहले मैं कुछ बातें हैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तो ठीक है कर लेते हैं बात। इससे प्रत्येक, जैसा कि मैंने अभी कहा, एक एक दिन के गैप पे वीडियोस आने वाले हैं। आज फर्स्ट चैप्टर का वीडियो है, तो फिर कल नहीं परसों परसों आपको सेकेंड चैप्टर का वीडियो आएगा। फिर एक एक दिन गैप करके ऐसे वीडियोस आते जाएंगे। तो वो स्टूडेंट्स जो कि मेरे वीडियोस एक्चुअली देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये सब बोलना चाह रहा था कि आप लोग एक एक दिन के गैप पे जो वीडियो आने वाला है वो देखें, क्योंकि ये वन शॉट सीरीज है। तो कम से कम समय में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूँगा, और मैं ये आश्वासन दिलाता हूँ कि पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आएंगे। ठीक है, तो भाषण बिना दिए हुए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करें। ठीक है, तो सर चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स। बात करेंगे नंबर्स की फर्स्ट ऑफ ऑल, कि नंबर्स के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो नंबर्स में सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग फ्लो चार्ट देख लें कि सर कैसे नंबर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से नंबर्स इस चैप्टर में आने वाले हैं जिसके हेल्प से हम लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं। सर वो नंबर से हमारे देख लो, एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं, फिर बारी बारी से सबको हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। तो सर रियल नंबर, सब लोग अपने कॉपी में हेडिंग दे दो रियल नंबर। ठीक है, ओके सर। अब क्या है ना कि रियल नंबर आपको दो नंबर्स में डिवाइड है। रियल नंबर जो है बच्चों वो दो नंबर्स में डिवाइड है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। सर फर्स्ट इज आवर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, एंड सेकेंड इज आवर, बोलो, इरेशनल नंबर, है ना। ओके, एन और डॉट का मतलब नंबर होगा, क्योंकि जगह कम है तो मैंने ऐसा लिख दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एन और डॉट का मतलब क्या हुआ, नंबर हुआ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि रियल नंबर सर दो नंबर में क्लासीफाई होते हैं। पहला हो गया हमारा रेशनल, सेकेंड हो गया इरेशनल। इरेशनल फर्दर क्लासीफाई नहीं होगा, रेशनल क्लासीफाई होता है। ठीक है, तो हम लोग रेशनल को फर्दर क्लासीफाई करेंगे कि रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। देख लो कुछ मैं इस प्रकार से, तो फर्स्ट नंबर आप बोल सकते हो सर, फर्स्ट नंबर इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। सेकेंड नंबर इज आवर कंपोजिट नंबर। एक काम करते हैं, होल लिख लो सेकेंड नंबर को, होल नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर लिख लो इवन नंबर, इवन नंबर। द फोर्थ वन इज ओड नंबर। मुझे पता है कई बच्चों को ये सब आता होगा, और मुझे ये भी पता है कि कई बच्चों को ये नहीं भी आता होगा, इसीलिए बताया जा रहा है। बच्चों धैर्य रखो, या तो वीडियो को 1.25 पे कर लो या तो 1.5 पे कर लो, ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा कम समय में आपको समझ में आ जाएगा सारी बातें। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर नेचुरल नंबर, होल, इवन, ओड होते हैं। देन हमारे इन कंपोजिट हो गए, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ओके, एंड द फोर्थ वन की फिफ्थ वन, सर सिक्स्थ वन है, क्या बात कर रहे हो आप। हाँ ठीक है, इंटीजर लिख लो। ठीक है, हाँ सर ठीक है। और एक एक नंबर और रह गया है, मैं यहाँ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जब उसका समय आएगा तब उसको बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग इतने नंबर्स पे ध्यान देने वाले हैं। सर कैसे पढ़ने वाले हैं, मतलब कि नंबरिंग क्या होगा इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, सेकेंड में हम पढ़ेंगे हमारा होल नंबर, थर्ड में पढ़ेंगे हम लोग इवन नंबर, चौथा नंबर पे होगा सर हमारा ओड नंबर, फिफ्थ पे होगा हमारा कंपोजिट नंबर, सिक्स पे होगा इंटीजर्स, और सेवन में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा रेशनल नंबर, आठवां नंबर में हम लोग पढ़ेंगे अपना इरेशनल नंबर, और नौवां नंबर में आखिरी नंबर जो पढ़ेंगे सर वो है हमारा रियल नंबर। तो ये फ्लो चार्ट हो गया, ये फ्लो चार्ट हो गया। आप लोग कॉपी पे लिख सकते हो कि इतने नंबर्स हैं जो कि इस चैप्टर में हमको पढ़ने हैं। ठीक है, और इस सब नंबर को जानने के बाद आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, मुझे पता है। इतने ही नंबर्स हैं इस चैप्टर्स में जो कि आपको जानना जरूरी है, देख लो एक बार ध्यान से। ठीक है, हमने रियल नंबर को दो नंबर में क्लासीफाई किया है, रेशनल में और इरेशनल में। रेशनल फर्दर क्लासीफाई हो गया नेचुरल, होल, इवन, ओड, कंपोजिट एंड इंटीजर में। ठीक है, तो बिना किसी बिना देरी के हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और बारी बारी सब नंबर्स को जानते हैं कि सर क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, ओके, आप लोगों ने लिखा, फ्लो चार्ट लिखा, और ठीक है स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर, बोलो तो फर्स्ट नंबर क्या था। सर फर्स्ट नंबर था नेचुरल नंबर। अच्छा ठीक है,
अपने आवाज़ को बंद रखो। नेचुरल नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिक सा नंबर है, सारे बच्चे को आता होगा, आई नो सारे को आता होगा। जिसको नहीं आता समझ लो आप तेज हो, ओके। और तेज बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। तो ऐसा है कि नेचुरल नंबर क्या होता है सर, तो बचपन से हम लोग काउंटिंग करते आ रहे हैं। जब भी कोई चीज़ जैसे कि नुका छुपी खेलते हो, हाइड एंड सीक खेलते हो, तो सामने वाला बोलता है जाके तू गिन, अब मैं जाके छुपता हूँ। तो आप जब गिनते हो तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते हो। दिस इज कॉल्ड काउंटिंग नंबर। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 से स्टार्ट करते हो। मान लेते हैं कोई रूम में बहुत सारे चेयर रखे हुए हैं। फॉर सपोज डेट आपके फादर बोले आपको जाओ गिनो तो इसमें कितने चेयर है, काउंट। तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? 1 से स्टार्ट कर रहे हो। तो वही होता है सर हमारा नेचुरल नंबर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। समझे? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। अब सर एग्जांपल की बात करें तो वो तो क्या ही कहें हम। काउंटिंग नंबर पता है सर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। सर कहाँ तक जाएगा? सर कहाँ तक जाएगा? ये इन्फिनाइट तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा। ये सिंबल आपको जो दिख रहा है आखिरी में मैंने जो ड्रॉ किया है, ये सर सिंबल है आपको इन्फिनाइट का। बातें समझ में आ रही है? हाँ सर बातें समझ में आ रही है। तो समझ गए कि सर कि आपका नेचुरल नंबर क्या होता है। हाँ सर हम लोग समझ गए हैं कि सर हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है। तो मैंने जैसा कि कहा था फर्स्ट नंबर हम पढ़ने वाले नेचुरल, सेकंड पढ़ेंगे हम लोग सर होल नंबर। तो ठीक है, उससे पहले आप ये समझ लो कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको सर एन से डिनोट किया जाता है। किससे सर? वो नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है। आपको कई बार एग्जाम्पल्स में दिखेगा, आपसे पूछेगा भी, ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि नेचुरल नंबर को किससे हम लोग डिनोट करते हैं। तो बोल देना कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ओके सर। देन सेकंड नंबर से क्या था वो हमारा? सेकंड नंबर था सर हमारा होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल की बात करें और होल की बात करें तो ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। नेचुरल क्या था सर? 1 से स्टार्ट हो रहा था। होल क्या है? 0 से स्टार्ट हो जाएगा। बात को समझो। नेचुरल नंबर क्या था? जो कि सर 1 से स्टार्ट हो रहा था, नेचुरल नंबर हो गया। और सर जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है, मतलब 0 1 2 3 4, मतलब कि इसके पीछे अगर 0 लगा दें हम तो वो हमारा होल नंबर हो जाएगा। तो सर इसका डिफिनेशन कैसे लिखने वाले हैं? तो देख ले, लिखना ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो। अरे भाई जीरो को साथ में लोगे ना, टुगेदर विथ जीरो। ठीक है, हाँ सर ठीक है। समझ में आ रहा है स्पेलिंग? अरे भाई साहब जीरो, एक काम करते हैं सबसे अच्छा, जीरो ब्रैकेट में आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, एन ओ डॉट का मतलब समझ आना कि सर नंबर लिख रहे हैं। आप लोग समझोगे कि नहीं समझोगे, क्या ही समझ लोगे। एक काम करते हैं लिख ही देते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? जितने भी काउंटिंग नंबर से सर उनको तो लेना ही है, साथ में साथ जीरो को भी लेना है। तो वो नंबर क्या होंगे सर? हमारे सॉरी होल नंबर हो जाएंगे। ओके ओके सर ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो आपसे बेहतर कौन ही समझ सकता है एग्जाम्पल। जैसा कि मैंने कहा था सारे आपको नेचुरल नंबर तो होंगे ही। कहाँ तक सर? इन्फिनाइट तक तो होंगे ही जी। लेकिन जीरो को भी लेना है, आपको पता है जीरो 1 से पहले आता है, तो ऐसे लगा देंगे, बात खत्म है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया सर होल नंबर का। ये तो बोल सकते हैं कि होल नंबर का सेट हो गया। अब सेट क्या है अभी नहीं डिस्कशन करते हैं, आप 11th में आ जाओ फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है ओके सर ओके। अब होल नंबर को किससे हम लोग डिनोट करते हैं? तो कैपिटल डब्ल्यू से होल नंबर को डिनोट किया जाता है। बात समझ में आ रही है? ओके सर। एंड द थर्ड नंबर इज, सर थर्ड नंबर तो फुचकुसा था, वो थर्ड नंबर हमारा इवन नंबर है और क्या। तो ये भी बताएं क्या हम हैं? अब ये ना बता गया कि आप लोग को हम इवन वर्ड बताते चले हैं। बताओ क्या है इवन? अरे भाई कमेंट सेक्शन में लिख दो। सर इतना लंबा टाइप कौन करेगा? अब वो भी है। तो ठीक है, इवन नंबर क्या है? तो आपको पता है कि ऐसे नंबर जो कि दो से पूरा पूरी कट जा रहा है, दो से एक्चुअली डिविजल है, पूरा का पूरा कट जाएगा, वो हमारा क्या होता है सर? इवन नंबर होते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या डिफिनेशन में कि अ नंबर which is completely completely divisible by 2 is called even number। बात तो समझ में आ रही है? बोलो भाई। कि सर ऐसे नंबर जो कि दो से पूरा पूरा कट जा रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। अब बात करें एग्जाम्पल की तो
क्या ही कहें हम एग्जाम्पल के बारे में। तो बताओ 2 से कौन कौन से नंबर कटते हैं? तो सर सबसे पहले तो 2 ही कटेगा, हाँ, फिर 4, 6, फिर 8। तो देख रहे हो एक एक नंबर के गैप पे लिखा हुआ है, हाँ। ठीक है सर, तो ये ETC कर दो, या तो अप टू इन्फिनाइट दे सकते हो, इन्फिनाइट ETC कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समझ में आ गया होगा सर इवन नंबर क्या है। तो चौथा नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथा है हमारा सर ओड नंबर। ओड नंबर, आशा करते हैं कि सर यहाँ तक आप सबको दिख रहा होगा, समझ में तो आ ही रहा होगा, उसके बारे में क्या ही आशा करें। दिख तो रहा ही, दिख रहा है कि नहीं वो बताओ, मेन चीज़ ये होता है। तो सर ओड नंबर क्या है? तो देखो बच्चे, ऐसे नंबर जो कि 2 से नहीं कटेंगे। जो 2 से कट रहे हैं वो इवन हो जाता है, और जो 2 से नहीं कट रहे हैं वो हमारे ओड हो जाते हैं। बात खत्म है, सीधी सी बात है भाई साहब। तो अ नंबर which is not divisible by divisible by 2 is called odd number। आई थिंक आप सबको वहां तक दिख रहा होगा। हाँ सर, हम सबको दिख रहा है। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसके बगल में, क्या? हाँ सर ले लीजिए। तो बताओ ऐसे नंबर्स बताओ जो कि 2 से नहीं कटते हैं। ऐसे नंबर्स बताओ जो कि 2 से नहीं कट रहे हैं। तो सर ऐसे नंबर्स हो गए हमारे 1, 3, 5, 7, 9। ये भी नंबर एक एक नंबर के गैप पे लिखा हुआ है। ठीक है, बस यही बात है कि ये नंबर 2 से नहीं कटते हैं, और क्या। तो आपको 4 नंबर मैंने इस स्लाइड में समझाया है। नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे और नंबर समझते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लो पहले तो। ठीक है सर, 4 नंबर समझ गए हो। नेचुरल क्या होता है, होल क्या होता है, इवन क्या होता है, ओड क्या होता है। देन उसके बाद क्या था? उसके बाद सर शायद आपने कंपोजिट लिखाया था। हाँ कंपोजिट था ना? हाँ सर कंपोजिट ही था। ओके तो ठीक है, कंपोजिट नंबर को स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके सर। कंपोजिट नंबर, चलिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब बात करें सर कंपोजिट नंबर की, तो इसको जनरली हम लोग सी से डिनोट करते हैं। क्या? जनरली हम लोग इसको सी से डिनोट करते हैं। ओके, तो ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं जनरली, हमेशा नहीं। ठीक है, कहीं बुक में कुछ और से भी नोट किया गया है। ओके, ओके सर। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे बातें कर लेते हैं सर कि इसका डिफिनेशन आखिर ये है क्या कंपोजिट नंबर। तो मैं आपको पहले समझा दूँ। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। तो कैसे लिखेंगे डिफिनेशन उसका? तो a number which have more than two factors are called composite number। ठीक है, ओके सर, ओके ओके। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स हैं उनको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले लें हम लोग अब। तो सर 2 से अधिक फैक्टर 4 के हो जाएंगे। 6 भी होता है, 2, 3, 1, और 8 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, कॉमा है सब, ETC, और बहुत बहुत सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जितने भी नंबर्स लिखे हैं सबके 2 से अधिक फैक्टर्स हैं। अरे मूर्खो, जैसे कि 4 का फैक्टर निकालोगे तो 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, और 4 खुद का खुद फैक्टर है, तो हो गया 3 फैक्टर, तो 2 से अधिक है ना। और इन सब के भी 2 से अधिक फैक्टर हैं। बातें समझ में आ रही है? हाँ ओके सर, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। एंड द नेक्स्ट नंबर इज इंटीजर। ठीक है, ये शायद फिफ्थ था ना हमारा। हाँ सर ये फिफ्थ नंबर था। छठे की बात कर लें क्या? हाँ सर छठे की बात, छठे था इंटीजर। इंटीजर, सर इंटीजर को कैसे डिनोट किया जाता है पहले ही बता दो, बाद में क्यों बताते हो? तो ठीक है, जेड से करो या कैपिटल आई से करो। बहुत सारे बुक में जेड से किया गया है, बहुत सारे बुक में कैपिटल आई से किया गया है, बातों को समझो। ठीक है, हाँ सर ठीक है। सर ये इंटीजर होते क्या हैं? तो मैं आपको कहूँ कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, और जीरो खुद भी क्या है? इंटीजर्स हैं। तो सर मतलब अभी भी समझ में नहीं आया तो ठीक है, एक चीज़ देख लो, आप डिफिनेशन देख लो। ऐसे लिखना डिफिनेशन की ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विथ जीरो, या इंक्लूडिंग जीरो लिख दो, इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स।
ठीक है, ओके सर। अब बात है, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि जितने भी आपको पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने भी आपको पॉजिटिव नंबर्स हैं और जितने भी आपको निगेटिव नंबर्स हैं, और जीरो खुद भी एक इंटीजर है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, तो जैसा कि मैंने आपको कहा, जितने पॉजिटिव नंबर है, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अप टू कहाँ तक जाएगा सर, ये इन्फानाइट तक जाएगा। ये सिंबल किसका है, इन्फानाइट का है, मैंने बताया था। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हो गए, और क्या लिखा हुआ सर, निगेटिव नंबर्स भी तो है, ओके। तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, सर ये कहाँ तक जाएगा, अप टू माइनस इन्फाइनाइट तक जाएगा। ओके, बातों को समझो, बातों को समझो, ठीक है। और साथ में साथ जीरो भी, तो जीरो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में आता है। कहाँ आता है जीरो, निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स के बीच में आता है। तो एक सेकंड आप ध्यान से देखो, ये हो गया पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर हो गए, एन डॉट का मतलब नंबर होता है। यहाँ से हो गया हमारा सर नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर हो गए। और सर ये हो गया सर हमारा ज़ीरो। ये सब मिलके इंटीजर बनाता है। तो आपसे कोई भी पूछे सर कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, -2 क्या है, 0 क्या है, सब बोलोगे सर इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स है। तो डिफिनेशन समझ गए होंगे आप, एग्जाम्पल समझ गए होंगे। और एक बात और, छोटा सा बात है, वो क्यों नहीं जानोगे, जान लो उसको, अच्छा रहेगा। अब बात ऐसी है कि सर इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी हैं, निगेटिव इंटीजर भी हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग जेड प्लस से डिनोट करते हैं, जेड प्लस से करो, या तो मैं कहूँ आई प्लस से करो, ठीक है। और निगेटिव इंटीजर्स को हम लोग जेड माइनस से करो, या तो आई माइनस से करो डिनोट, ऐसे करते हैं। बात को समझो, ओके। हाँ से बातें को हम लोग समझ रहे हैं, तो समझ में आ गया सर इंटीजर्स क्या होता है। और जीरो के बारे में एक अफवाह तो बचपन से उड़ रही है क्या सर, कि आपसे कोई पूछे कि जीरो क्या है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है, तो बोलोगे नहीं, जीरो कुछ नहीं है, ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, जीरो एक जीरो इंटीजर है। तो जीरो में ऐसा लिख सकते हो, जीरो, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नाइदर नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। अरे नीचे में लिखने में बड़ा कष्ट है भाई साहब, देख लो, ठीक है, देख लो एक बार ध्यान से देख लो कि जीरो ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, दिख रहा है। तो आई थिंक आपको सर इंटीजर्स तक क्लियर हो गया होगा, छठा नंबर तक क्लियर हो गया होगा। बात आती है, आप नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करेंगे, तो रेशनल पढ़ने वाले हैं, इरेशनल पढ़ेंगे, देन रियल पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। आवर 8 नंबर इज, अठमाई था ना, तो नंबरिंग आप देख लो, क्या है नंबरिंग में भूल जाता हूँ बारी बारी। तो सर आप हम लोग पढ़ने वाले हैं सर रेशनल नंबर के बारे में, किस किस है, रेशनल नंबर। कि सर ये रेशनल नंबर क्या होता है, देख लो ध्यान से एक बार। तो मैं पहले ही बता दूं कि रेशनल नंबर को सर क्यू से डिनोट किया जाता है, किसी सर क्यू से। तो वैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे, ऐसे डिनोट करना रेशनल नंबर को, ठीक है। एग्जाम में भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि रेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, तो बता देना क्यू से डिनोट किया जाता है, ओके हाँ सर, ठीक है। अब डिफिनेशन की बात करें कि सर एक रेशनल नंबर होता क्या है, तो क्योंकि इसका डिफिनेशन थोड़ा लंबा है, मैं पहले लिख दूँ फिर समझा दूंगा, ठीक है। ओके सर, मेरे साथ साथ आप लिख लो। क्या है ना कि आजकल बच्चों को क्या है, मुझे पता है कि डिजिटल बोर्ड आ चुका है, और फिलहाल अभी मैं नहीं लगा सकता डिजिटल बोर्ड, हो सकता है बाद में लगाऊं, ठीक है, अभी उतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो चलिए उसके बारे में कोई बात नहीं, पर मुझे पता है क्योंकि डिजिटल बोर्ड आ चुके हैं, और स्लाइड पे स्लाइड जो टीचर्स पीपीटी बनाते हैं, और पीपीटी से ही पढ़ाते हैं, और उन्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, पर मैं मानता हूँ उन्हें लिखना चाहिए। भले ही उनके पास डिजिटल बोर्ड हो, पर उन्हें लिखना चाहिए, ऐसा चीज़ जो कि लिखना ज़रूरी है वो तो उन्हें लिखना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख के समझाता हूँ, स्टूडेंट को ज़्यादा बेहतर से समझ में आता होगा, आई नो अबाउट इट। जब मैं लिखता हूँ तो आप भी साथ साथ लिख सकते हो, और जब मैं समझाता हूँ तो कॉपी रख के शांति से सुन, अपने टीचर को सुनो। ये होता है पढ़ने का तरीका, जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो। कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बस एक बार लेक्चर देखते हैं, वो भी तरीका सही है कि लेक्चर देख लिए पूरा पूरी, फिर बाद में स्क्रीन शॉट ले लेके सारे को लिख लें, क्योंकि मैं बोर्ड पर से हटता हूँ, आप स्क्रीन शॉट दे सकते हो, ठीक है। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी नहीं लिखाने का, मैं वहाँ नहीं लिखाऊंगा, पहले से ही लिख के रखूँगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको लिखाना है, जैसे कि अभी लिख रहा हूँ तो आप भी लिखो साथ साथ, तो वहाँ मैं लिखाऊंगा ही लिखाऊंगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, बातें समझ में आ रही होगी आपको, ठीक ना। फ़र्क डिजिटल बोर्ड से नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है सर आप कंटेंट क्या दे,
आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आप जो पढ़ रहे हो एकदम सटीक पढ़ रहे हो, डाउट मत करना अपने आप पे कि आपने गलत वीडियो पे क्लिक कर लिया, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हाँ सर ठीक है, ये सब पता है, आप पढ़ाओ, भाषण मत दो सर, ठीक। ओके, बात कर लेते सर हम लोग रेशनल नंबर की। जो रेशनल नंबर होता है क्या, तो मैंने कहा था मैं लिखाऊंगा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अ नंबर, मेरे साथ साथ लिखो, यही फायदा है। अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p upon q, where p and q are integers and q does not equals to 0 are called rational number, ठीक है। आधे बच्चे डिफिनेशन सही समझ गए हो गया, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि ऐसे नंबर सर जो कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, कैसे फॉर्म में है, तो वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, मतलब अट्टे बट्टे के फॉर्म में है। मतलब कि सर p अपॉन क्यू कहने का मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में है, जहाँ पे ऊपर वाला हमारा न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। लिखना है तो लिख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक। तो ऐसे नंबर जो कि फ्रैक्शन में p अपॉन क्यू के फॉर्म में, अट्टे बट्टे के फॉर्म में है, जहाँ पे ऊपर नीचे दोनों p और q दोनों, कौन कौन सर वो p और q दोनों, दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर क्या है आपको पता है, मैंने जस्ट बताया अभी, ठीक है। हाँ सर ठीक है। और ऊपर नीचे इंटीजर्स होने चाहिए, और जो क्यू है मतलब कि नीचे वाला जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के बराबर हो गया तो क्या होगा मैं जस्ट बताऊंगा। फिलहाल देखो कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, आर कॉल्ड रेशनल नंबर, तब वो नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब कहीं बच्चे पूछेंगे सर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, तो देख लिए यहाँ पे भाई साहब, मैंने कहा एक ऐसे नंबर जो कि पी अपन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और पी और क्यू इंटीजर्स होना चाहिए, और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक बच्चे ने पूछा सर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो क्या होगा, तो देख ले एक सेकंड, तो 2/0 लिख देंगे तो क्या ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, लिख ले। हाँ 0/2 चल सकता है, 0/2 चल सकता है, 0/2 जीरो आएगा, ठीक है, 0/2 जीरो आएगा, और जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। तो ये चल सकता है, 0/2 चल सकता है, क्योंकि 0/2 करोगे तो आंसर हमारा जीरो आएगा। और जीरो को हम लोग लिख सकते हैं सर 0/1, क्योंकि नीचे में 1 लगा सकते हैं, कोई भी नंबर के नीचे में 1 लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ तो ऐसे लिखा जा सकता है, पर ऐसे नहीं लिखा जा सकता, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला हमारा हमारा न्यूमरेटर जीरो हो गया, चलने वाला है भाई साहब, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ सर बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो रायता फैलाया है उसको समेट में एक सेकेंड, तो ठीक है सर। और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, तो अच्छे से एग्जाम्पल्स लेंगे हम लोग। 2/7, 5/9 फेमस एग्जाम्पल है, 22/7 क्यों है मैं आगे बताऊंगा। एंड ATC कर लेते हैं, आप कितना एग्जाम्पल लेंगे तो देख लो, सब आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, मतलब कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और ऊपर नीचे दोनों हमारे इंटीजर्स हैं, देख लो। माइनस भी रहेगा तो चलने वाला है, -22/7 चलने वाला है, क्योंकि इंटीजर्स हैं, वो भी इंटीजर। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा वाला एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने कहा था अभी, 0/1, जीरो भी इंटीजर है, ठीक है। और एक बात और, आप सबको लगता होगा सर फ्रैक्शन में होगा, फ्रैक्शन में होगा तो हम लोग देख के बोल देंगे ये इंटीजर है, इंटीजर है, ऐसा तो ठीक है, फ्रैक्शन में होगा तो इंटीजर है, आप लोग ऊपर नीचे चेक कर लेना इंटीजर है कि नहीं। तो वो रेशनल नंबर तो होगा, कि फ्रैक्शन में आप लोगों ने देखा कोई नंबर लिखा हुआ है तो आप लोगों ने बोल दिया हाँ ये हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं, इंटीजर होना चाहिए। शर्त क्या है आपको पता होना चाहिए कि ऊपर नीचे इंटीजर होना चाहिए और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तब जाके हमारा रेशनल नंबर होता है। कोई आपसे ऐसा पूछ ले कि बताओ दो रेशनल नंबर है, -2 रेशनल नंबर है, तो क्या बोलोगे, दो रेशनल नंबर है, तो आप बोलोगे ये तो दो लिखा हुआ है, नीचे में कुछ है या नहीं है, तो वो नहीं है, ऐसा नहीं है। नीचे में कुछ नहीं तो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हो, तो हम अगर नीचे में 1 दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये रेशनल नंबर बन जाता है, क्योंकि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, और नीचे जीरो भी नहीं है, 1 है, और इसको भी नीचे में 1 दे सकते हैं, ये भी आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया, और ऊपर नीचे इंटीजर है, तो बोल सकते हैं ये सारे एग्जाम्पल्स किसके होंगे सर, रेशनल नंबर के होंगे। आज के बाद जिंदगी में कभी भी रेशनल नंबर से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और जो बच्चे इस क्लास से पढ़ रहे हैं, आगे जाके कुछ कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करोगे, ये सब चीज़ आता है, एक बार दिमाग में समझ लो, नंबर सिस्टम जब पढ़ोगे जाके SSC का जब आप एग्जाम दोगे या कुछ भी चीज़ का, SSC रेलवे CHSL जो भी एग्जाम दोगे, मे भी अभी आपको नहीं पता होगा, आई नो, पर आगे जाके जब आप समझोगे तो देखोगे ये सब नंबर्स को पढ़ाया जा रहा है सर, ठीक है।
तो अभी अभी भी ध्यान से पढ़ लोगे तो बाद में क्या है, दिक्कतें नहीं आने वाली आप। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो रेशनल नंबर समझ में आता है, बोलो हाँ सर आता है, तो ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर इज इरेशनल नंबर। इस पर उतना डिस्कशन नहीं करना है हम लोग। इरेशनल नंबर, सर ये इरेशनल नंबर क्या है? तो इरेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है भाई साहब, इरेशनल नंबर को क्यू डैश से डिनोट किया जाता है। कितना बुक में इसको पी डैश से भी डिनोट किया गया है, एक बात को ध्यान रखना। कितने बुक में पी डैश से भी डिनोट किया गया है, पर ज़्यादातर बुक में क्यू डैश से आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत कम ही देखने को मिलता है आजकल। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं हो वो रेशनल नंबर हो जाएंगे। और जो होते हैं वो तो रेशनल नंबर होते हैं। ऐसे नंबर जो कि पी अपन क्यू के फॉर्म में है, ऊपर नीचे इंटीजर है, नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं है, वो हो गया हमारा ये वाला ऊपर का नंबर रेशनल नंबर। पर इसके विपरीत है, ये उल्टा है ये। तो सर ऐसे नंबर जो कि पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं है और ऊपर नीचे इंटीजर भी नहीं है, वो हमारा रेशनल में आता है। ठीक है, आप डिफिनेशन से लिख के समझ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि ऐसे लिख सकते हो कि अ नंबर, एक सेकेंड लिखो, अ नंबर which is not in the form of P upon Q, where which is not in the form of P upon Q, where P and Q are integers, as Q does not equal to 0। ऊपर वाला डिफिनेशन में और नीचे वाला डिफिनेशन में एक ही वर्ड का अंतर है, वो वर्ड है नॉट। इसमें नॉट नहीं लगा है, इसमें नॉट लगा हुआ है। तो ऐसे नंबर जो कि पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं मिलते हैं आपको, या तो मैं कहूँ ऊपर नीचे इंटीजर नहीं है, इंटीजर के अलावा कुछ है, तो वैसे नंबर्स आपको इरेशनल नंबर में आता है। खासकर इरेशनल नंबर्स में आपको देखने को मिलेंगे रूट के अंदर वाले नंबर सारे के सारे आपको इरेशनल होते हैं। फॉर सपोज दैट रूट टू, रूट फोर, माफ़ करना रूट फोर तो टू हो जाएगा, रूट थ्री, रूट फाइव, और एक ख़ास नंबर पाई। ये सिंबल किसका है सर? ये सिंबल है पाई का, बात समझ में आ रही? हाँ। अब मैंने कहा था एक खास नंबर है जो कि मैंने लिखाया था यहाँ पे 22/7, माइनस हटा दो फिलहाल यहाँ से, समझने के लिए समझो। देखो जो पाई है वो हमारा इरेशनल नंबर में आता है, लेकिन जो उसका वैल्यू है ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू है, प्रॉपर वैल्यू नहीं है इसका। जो पाई का अप्रॉक्स वैल्यू होता है फ्रैक्शन में वो होता है 22/7, तो वो हमारा हो गया रेशनल नंबर, लेकिन पाई खुद हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, बात समझ में आ रही? हाँ सर ठीक है। और एक बात लिखना है तो लिख लो रूट टू को जो डेसिमल एक्सपेंशन में हम लोग लिखते हैं, कई बार बुक में भी यूज होता है, सवाल में यूज होता है। इसको डेसिमल एक्सपेंशन में 1.414 हम लोग लिखते हैं और सवाल में हम लोग इसका यूज भी करते हैं। ठीक है, ओके सर, तो इतना समझ में आता है। नेक्स्ट नंबर आखिरी नंबर है रियल नंबर, उसको पढ़ लेते हैं फिर आगे के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। ठीक है, हाँ सर। अब लास्ट नंबर इज़ रियल नंबर, और ये चैप्टर का नाम भी है, तो समझो कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। रियल नंबर, सर रियल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं, रियल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। किससे सर? कैपिटल आर से। और उसका डिफिनेशन क्या होता है पता है आपको? कि सर ऐसा बोल सकते हैं, जितने भी, जैसा कि मैंने कहा था जब मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, तो मैंने कहा था आपको कि सर जितने भी रेशनल नंबर हो गए और जितने भी इरेशनल नंबर हो गए ये आते हैं रियल नंबर में। और मैंने ऐसा भी कहा था कि रियल नंबर का जो फर्दर क्लासीफाई होता है वो रेशनल इरेशनल होता है। तो डेफिनेशन वहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर यहाँ देख लो कि द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ rational and irrational numbers are called रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, मतलब कि सर सारे के सारे रेशनल नंबर और सारे के सारे इरेशनल नंबर को जब एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग, समेट लें, तो वो हमारा रियल नंबर कहलाता है। मतलब कि जितने भी इरेशनल नंबर है वो भी रियल है, जितने रेशनल है वो भी रियल है। और आपको पता है कि रेशनल नंबर में नेचुरल आता है, होल आता है,
इंटीजर आता है, इवन नोट आता है, कंपोजिट आता है, सारे आते हैं। तो समझो सारे नंबर, सारे का फादर, सारे के पिता, सारे का बाप, ये रियल नंबर हो गया। बात को समझो, ठीक। और रियल नंबर, ठीक है। बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि कैसे नंबर लाइन पे नंबर्स को नोट किया जाता था, प्रॉपर नंबर्स, इम्प्रॉपर नंबर्स, ठीक है। ओके, माफ करना, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। बात को समझ रहे होगे, बात को रिलेट करो, बात की गहराइयों में मत जाओ, बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। सर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, एग्जाम्पल क्या ही दूँ मैं, कि रेशनल नंबर ले लो। सर रेशनल नंबर कहाँ है, इसलिए ये तो पी अपन के फॉर्म में नहीं है। अरे मूर्ख हो, मैंने कहा था ना, तभी ध्यान रखता है कि नहीं रहता है। कुछ नहीं तो नीचे में वन लगा दो ना भाई साहब, कॉमा भी इतना बड़ा होता है जो लगता है वन है लिखा हुआ है। हाँ देखो आप, हाँ रेशनल नंबर हो गए हैं, कुछ इरेशनल नंबर भी ले लो, ठीक है। और एग्जाम्पल हो सकते हैं, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना मतलब कि आपको समझ में आएगी नहीं। हाँ जी, आप कुछ नोट हैं आप उसे लिख लें तो बेहतर होगा। ऑब्जेक्टिव के रूप में काफ़ी बार सवाल में पूछा गया है, ठीक है। तो नोट में मैं कुछ नोट लिखा हूँ जो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको लिखना है अपने नोटबुक पे। ओके सर, ठीक है। तो सर वो नोट क्या है वाला, तो वो नोट है कि द सम ऑफ, द सम एंड डिफरेंस, ऐसा लिख लो, द सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, माफ करना, नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ये डबल आर लिखा हुआ है, इसके बीच में बारी बारी लग जाता है, माफ करना, ठीक है। हाँ सर ठीक। तो मैंने लिखा है फर्स्ट नोट कि जब आप एक रेशनल नंबर का और एक रेशनल नंबर का सम करते हो या तो डिफरेंस करते हो, डिफरेंस का मतलब होता है घटाव करते हो, तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही निकल के आएगा, ठीक है। सर एग्जाम्पल लें क्या, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा, हाँ ले लो। जैसा कि मैंने कहा, आप एक रेशनल नंबर को उठा लो, टू एक रेशनल नंबर है, ओके। आप एक रेशनल नंबर को उठा लो, इसका सम कर दो या इसका डिफरेंस कर दो, तो जो नंबर्स आपको दिख रहा है, जो नंबर्स बन रहा है, आप 2 + √2, ये एक इरेशनल नंबर के फॉर्म में है, ये एक इरेशनल नंबर हो गया। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 4 - √5, ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया। मतलब कि कहने का इतना ही है कि कभी भी आप एक इरेशनल नंबर उठाते हो और एक इरेशनल उठाते हो, उसका सम करते हो या आप उसका डिफरेंस करते हो, हमेशा आपको रिजल्टेंट जो मिलेगा, जो कि रिजल्टेंट यही है, आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा, ये कुछ सवाल आगे फर्दर सॉल्व होते हैं, तो आपको हमेशा इरेशनल नंबर ही देखने को मिलेगा। ओके, ओके सर। एंड दूसरा नोट क्या है सर, उसके बारे में बताइए। द सेकेंड नोट इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड irrational number is always irrational, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने दूसरे नोट में लिखा है कि जब आप प्रोडक्ट करते हो, प्रोडक्ट का माने गुना, जब आप प्रोडक्ट करते हो एक रेशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का, लेकिन कैसे रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर। मैंने यहाँ पे नॉन जीरो क्यों लिखा, मैं यहाँ पे चाहता तो डायरेक्ट रेशनल लिखता, मैंने नॉन जीरो क्यों लिखा, नॉन जीरो का मतलब होता है जीरो छोड़ के, जीरो छोड़ के आप रेशनल नंबर का एग्जाम्पल लो, कुछ भी लो, लेकिन जीरो छोड़ के लो। तो नॉन जीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जब भी आप प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, जो आंसर निकल के आएगा, वो इरेशनल नंबर ही आपको दिखेगा। समझ में आ रहा है? ओके सर, एग्जाम्पल लें क्या, एग्जाम्पल लें, जैसे कि एक रेशनल नंबर 2 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर के साथ, तो जो आंसर निकल के आएगा 2√2, वो भी एक इरेशनल नंबर ही है। आप कोई भी नंबर उठा के देख लो, बस वो नॉन जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए, मतलब जीरो छोड़ के। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जीरो छोड़ के, अगर जीरो ले लिया तो क्या होगा, अगर एक ही केस ऐसा होता है, एक ही केस बनता है जब एक रेशनल और एक इरेशनल गुना होता है, तो आपको रेशनल नंबर बन जाता है, वो केस होता है जीरो वाला। कौन सा केस होता है, ये एक्सेप्शन मान लो कि सर एक
हमने बोला था जीरो नहीं लेना है, पर ले लिया तो क्या होगा। तो अगर जीरो ले लिया हमने और उसको गुना कर दिया, जीरो एक आपको रेशनल नंबर है, उसको गुना कर दिया इरेशनल नंबर के साथ, तो जीरो से कोई भी नंबर गुना होता है भाई साहब जीरो ही आता है। और जीरो को फर्दर 0.1 लिख सकते हैं एक रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो एक्सेप्शन है ये कि जीरो के साथ, जीरो एक रेशनल नंबर है, उसको रेशनल नंबर के साथ इंटू करते हैं, तो इस केस में तो आपको रेशनल आ रहा है, लेकिन बाकी सारा पूरा केस में आपको इरेशनल ही देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे नन जीरो लिखा गया है। ठीक है, इसका मतलब वही से समझ में आ रहा है बात। इसको मैं कर दूँ, बात को समझो बस, और कुछ नहीं। तो ये दो नोट्स हैं जो वहाँ पे लिखना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं विद न्यू कॉन्सेप्ट। ओके हाँ सर ठीक है। ओके सर, आप लोगों ने लिखा। अब एक मेथड है जिसको बोलते हैं सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप सबको पता होगा, आई थिंक पता होगा, होना ही चाहिए, बचपन से करते आ रहे होगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भूले नहीं ना सर? नहीं भूले हैं तो, लेकिन फिर भी आप नहीं भूलें, लेकिन आपके बगल वाला, आपके स्कूल मेट्स भूल गए होंगे। तो अरे ठीक है, तो एक काम करते हैं, उससे समझ ही लेते हैं। ठीक है हाँ सर ठीक है। तो काहे छोड़ें कोई भी चीज़ को। मेथड का नाम है सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में होता क्या है भला? सवाल आता है इस पे एग्जाम में, ये बात का ध्यान रखना। हाँ, आपको बोलेगा फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। 140 का प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए बोलेगा, 140 का फैक्टर्स फाइंड करने के लिए बोलेगा विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। या तो डायरेक्ट बोलेगा कि 140 का प्राइम फैक्टर निकालो, कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है ये नंबर हो, है ना। तो ठीक है सर, 140 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो क्या प्रोसेस होता है इसका, क्या तरीका होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा सवाल लिखा रहेगा, सोल्यूशन चालू कर देता हूँ। नीचे में लिखना 140 बराबर, तो मान लो ये हमारा सोल्यूशन सीटी है, 140 बराबर लिखना डायरेक्ट। साइड में इसका प्राइम फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। साइड में 140 का प्राइम फैक्टर निकालोगे, ऐसे करोगे, एक डंडी सी आपको सीधा खींचना है और एक डंडी आपको टेढ़ा खींचना है, ऐसे कुछ। हाँ सर याद आ रहा है, अरे याद आ रहा है तो शांत रहो, यहाँ देखो। अब छोटा सा छोटा नंबर सोचना है जिससे ये डिविजिबल हो जाए, तो सर वो 2 है, 70 टाइम्स में कट जाएगा। फिर से सोचना है छोटा छोटा नंबर जिससे ये आपको डिविजिबल हो जाना चाहिए। सर 2 से फिर से हो जाएगा 35 टाइम्स में। ओके, फिर किससे होगा? फिर 3 से तो आपको होने से रहा, 5 से कर लो, 5 से 7 टाइम्स में हो जाएगा, फिर 7 से 1 टाइम्स में हो जाएगा। तो क्या सर, क्या नंबर निकल के आ गए? तो 140 का प्राइम फैक्टर क्या निकल के आ गया? तो जो साइड में नंबर आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे नंबर, ये सारे, इसको आप लिखोगे यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ठीक है सर, 2 गुने 5 गुने 7। सर नीचे में एक भी है, एक लिखना है क्या? नहीं, एक नहीं लिखना है, मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है हाँ सर। तो 140 का जो प्राइम फैक्टर है वो ये निकल के आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन आजकल के बच्चे, या तो मैं कहूँ आजकल के टीचर्स, या तो आजकल के बुक में एक अच्छा तरीका है कि इसको छोटा में कैसे लिखना। ठीक, तो देखो कि यहाँ पे 2 कितने बार है सर, यहाँ पे सर 2 कितने बार, तो आप देखो कि यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। यदि यहाँ पे 2 4 बार रहता, ऐसे रहता ना, ऐसे करके 2 गुने 2 ऐसा रहता, तो देखो तो 2 है कितनी बार, 1 2 3 4 बार, 2 है 4 बार, तो 2 का पावर 4 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है हाँ सर। इसको इसीलिए हम लोग यूज करते हैं क्योंकि इतना बड़ा लिखने के बजाय छोटे में ही काम चल जाए। और हम लोग ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने लिखा, जैसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे बोलता 2 गो है, 2 लिखा हुआ, तो 2 का स्क्वायर लिखो, 5 गुने 7 लिखो। तो देखिए छोटा फॉर्म में हो गया। हाँ सर बात तो सही बोल रहे हो आप। तो ऐसे ही हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं, यही मेथड होने वाला है। एक काम करो आप लोग, एक सवाल देते हैं घर से, 120 का प्राइम फैक्टर निकाल के आना। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भर दो। ठीक है ओके सर। ठीक है बच्चों, और एक और निकालना है तो एक और निकाल लो। 50 सर, 5005। सर खुद तो निकालते नहीं, हम सबको चिपका रहे हैं। अरे भाई साहब आप निकाल के देख लो, नहीं निकलेगा तो कमेंट में लिख देना, हम निकाल देंगे। ठीक है, समझ गए मेथड क्या है? हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, ये साइड पूरा घिना चुका है। ओके सर, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अब वहाँ समझते हैं। ठीक है सर, आप लोग हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है सर हमारा थ्योरम 1.1 है इस चैप्टर फर्स्ट का, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक। ओके हाँ सर। सर ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या बोलता, क्या है ये बोलता है, देख लो क्या बोल रहा है, फिर समझ लेंगे। सर ये बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कौन से नंबर? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स
यहाँ पे प्राइम्स का मतलब प्राइम नंबर से है। एंड दिस फैक्टर एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ठीक है, इसका मतलब क्या रहा है, आप कोई भी एक कंपोजिट नंबर को, आप कोई भी कंपोजिट नंबर को लेते हो और उसका प्राइम फैक्टर निकालते हो, तो उसका जो प्राइम फैक्टर निकल के आता है सर वो यूनिक होता है। वैसा प्राइम फैक्टर किसी और नंबर का नहीं हो सकता, वो ऑर्डर में भी। ओके, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसे समझ में आएगा आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोलेगा सर कि 12 का प्राइम फैक्टर निकालो, और एक समय में लेते हैं 16 का निकाल लो। ठीक है, अब साइड में रफ में चुपचाप शांत से रफ करोगे, 2 छक्के 2 तिया और 3 एकान। इसको लिखेंगे कैसे, तो 2 देखो 2 बार है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब कि 2 2 बार गुने 3 और 1 नहीं लिखते हम, पता है आपको। 16 का साइड में करेंगे, रफ करेंगे तो 2 से 8 मरतबे, 2 से 4 से, 2 से 2 से और 2 से 1 से। तो देख रहे हो 1 2 3 4, 2 का पावर कितना हो गया 4। देख लो, एक नंबर और ले रहे क्या, एक काम करते हैं 120 ले लेते हैं। सर क्या बात है, आपने जो टास्क दिया था वही नंबर आपने उठा लिया। हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता था आपसे नहीं बनने वाला, इसीलिए मैंने उठाया। 2 से करो 60 मरते लगाओ, 2 से करो 30 से लगाओ, 2 से करो 15 से लगाओ। आप सबको दिख भी रहा है कि मैं बस करते ही जा रहा हूँ। सर आप नहीं दिख रहा, उसके नीचे नहीं दिख रहा। एक काम करो, उसको लगाना 3 से 5 टाइम्स में और फिर 5 से 1 टाइम्स में, तो क्या क्या आ गया देखो तो। 1 2 जो है आपको 3 बार आ रहा है, 1 2 3, 3 बार 2 आ रहा है तो 2 का क्यूब लिख सकते हैं, मतलब कि 2 3 बार है। ओके सर, 3 यहाँ पे एक बार लिखा हुआ है। ओके सर, और 5 भी यहाँ पे एक बार ही लिखा हुआ है। ओके सर, तो ये प्राइम फैक्टर किसका हो गया, 120 का हो गया। तो ये क्या किया मैंने, कुछ नंबर्स लिए, कुछ कंपोजिट नंबर लिए। कंपोजिट नंबर का कहने का मतलब है ऐसे नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स है, जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स है वो हमारे क्या होंगे सर, वो हमारे कंपोजिट नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, ओके सर ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ कंपोजिट नंबर लिए हैं, ठीक है, जिनके आपको फैक्टर्स दिख रहे होंगे। मैंने इसके फैक्टर्स नहीं, मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स लिए हैं। ओके, और ये जो प्राइम फैक्टर का जो फॉर्म है, फॉर्म करने का मतलब जो ऑर्डर में ये लिखा हुआ वो यूनिक है, ऐसा किसी और नंबर का फैक्टर्स नहीं हो सकता। तो देख लो, 2 का पावर 2 और 3 लिखा हुआ है, दुनिया जहान में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके फर्स्ट में 2 का पावर 2 और 3 आता हो, कोई नंबर नहीं है, एक मात्र 12 ही है। 16 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 ये ऐसा ही फॉर्म में है। 2 का पावर 4 और कोई भी नंबर का फॉर्म नहीं हो सकता, भले उसके आगे कुछ और लग जाए, लेकिन ये फॉर्म टिट्टो फॉर्म ये नहीं हो सकता। ठीक है, देख लो ये फॉर्म अलग है, हर एक फॉर्म आपको अलग दिखेंगे, हर एक यूनिक है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, आप कोई भी कंपोजिट नंबर उठा के लिख लो और उसका प्राइम फैक्टर निकाल लो, जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो आपको हमेशा प्राइम नंबर ही दिखने को मिलेंगे। जैसे कि 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 2 है, 3 5, मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर लिख लो दुनिया जहाँ का, उसका प्राइम फैक्टर निकाल लो, और जो नंबर प्राइम फैक्टर में निकल के आएंगे वो हमेशा प्राइम नंबर ही होते हैं। ठीक है, एक बात पर ध्यान देना कभी। ठीक है, ओके सर। तो यही सर हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अब इनके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। एप्लीकेशंस का मतलब कि ये यूज कहाँ कहाँ होता है, तो इनके एप्लीकेशंस में कहाँ लिख दूँ बताओ, यहीं पे लिख दूँ। एक काम करते हैं बिना समय गवाए हुए, एग्जाम्पल आप लिख लो, मैं यहीं पे लिख दूँ साइड में, काहेला नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे फालतू का, है ना। सर इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, आप इसे लॉन्ग फॉर्म में लिख लेना। समय कम है बच्चों, क्योंकि वन शॉर्ट है तो मैं क्या क्या ही कर सकता हूँ। तो इसके एप्लीकेशंस हैं कि कहाँ का यूज होता है, इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग यूज करते हैं, वी कैन यूज इट, वी कैन यूज इट टू प्रूव irrationality irrationality ऑफ आर नंबर। कोई भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, ये पहला एप्लीकेशन हुआ। सेकेंड एप्लीकेशन होता है, ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन है सर इसका कि वी कैन यूज इट टू फाइंड वेदर ऐसे लिख लो, वी कैन यूज इट टू फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ
रैशनल नंबर, एनो डॉट का मतलब नंबर होता है, क्या ही कहूँ, लिख दूँ एनो डॉट, हाँ सर कम समय है, एनो डॉट लिख दूँ। तो वी कैन यूज इट टू फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर वेदर it is terminating and non-terminating repeating, non-terminating repeating। ठीक है, हम लोग इसका यूज करते हैं कि अगर कोई हमको रेशनल नंबर दिया हुआ है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है, तो वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसके लिए भी ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज होता है। ठीक है, ओके सर। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है जो आपको ध्यान में रखने हैं। एग्जाम में कई बार पूछता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो यू हैव टू राइट टू। वैसे तो 3 थे एप्लीकेशंस, क्योंकि एक हटा दिया गया है, क्योंकि एक टॉपिक ही हट गया है। यूक्लिड डिवीजन मेथड वो जो था वो हटा दिया जा चुका है। तो 3 एप्लीकेशन हैं, मेनली अब 2 ही रह गए हैं, तो आपको 2 ही पढ़ने हैं। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर लेते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में नए कॉन्सेप्ट जानते हैं। ठीक है सर, आप लोगों ने लिखा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या पढ़ने वाले, तो मैंने जब भी जस्ट अभी जो एप्लीकेशन बताएं उसमें 1-2 वर्ड का जिक्र हुआ, जैसे कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये वर्ड क्या है। फिलहाल तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं ये वो आपको 3 तरह के होते हैं, और इस पर जो सवाल आया करते थे उन्हें हटा दिया गया है, एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, पर इनका चर्चा अभी भी आपके न्यू एनसीईआरटी बुक में है। तो हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे 1-2 सवाल पूछते कि सो डैट, या तो चेक वेदर द फॉलोइंग इज विच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको पता होना जरूरी है कि सर डेसिमल एक्सपेंशन के कितने टाइप्स होते हैं और उनके क्या क्या से एग्जाम्पल्स होते हैं। उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन से आपका डर खत्म हो जाने वाला है। ओके, तो एक फ्लो चार्ट है, आप फ्लो चार्ट को ध्यान से देखोगे। डेसिमल एक्सपेंशन, सर ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है वाला, देखो ध्यान से एक बार। तो डेसिमल एक्सपेंशन 3 प्रकार के होते हैं, कितना सर, ये 3 प्रकार के होते हैं मेनली। मेनली क्या 3 प्रकार के होते हैं, देख लो आप। आवर फर्स्ट इज terminating, our second is non-terminating, repeating, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या बोले सर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। दिख रहा है आप सबको, मैंने क्या कहा, मैंने 3 टाइप ऑफ डेसिमल, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ये 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम हॉल में। सर एग्जाम हॉल में पूछेगा कि एग्जाम क्वेश्चन पेपर में पूछेगा, अरे बात वही है, आप बात देखो, बात को मत पकड़ो, बात गहराइयों में जाओ कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ये सब 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हो गए। इसके एग्जाम्पल लें तो सर क्या लेंगे। फर्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। टर्मिनेटिंग वर्ड कहाँ से आया है, तो एक वर्ड होता है टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना, तो वहीं से टर्मिनेटिंग आया है। टर्मिनेट का मतलब ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि एक समय के बाद खत्म हो जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं, बंद हो जा रहे हैं, वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल 6.25, 7.98, 5.2578। तो आप ये कुछ एग्जांपल्स देख रहे हो, आप देख रहे हो जहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो डेसिमल के बाद खत्म हो जा रहा है, एक समय आ रहा है कि जो कि वो खत्म हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे आपको 5 पे खत्म हो गया, यहाँ पे 8 पे खत्म हो, यहाँ पे 8 पे खत्म हो गया। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि आपको एक समय के बाद डेसिमल के बाद खत्म हो जा रहे हैं, और इसी को एग्जांपल्स ऐसे ही जो नंबर्स होते हैं उसको बोलते हैं सर हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, एंड द सेकंड नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके सर एग्जांपल लीजिए। तो ये बेसिकली ऐसे नंबर्स हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब भाई साहब ख़त्म तो नहीं हो रहा है। मैंने क्या कहा,
नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म तो नहीं हो रहा है पर रिपीट कर रहा है, खत्म नहीं हो रहा पर वही चीज रिपीट हो रहा है बारी बारी से। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोई लिख के दे दे कि सर 6.25 25 25 25, अरे सर बस करो, ऐसे ही करके चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, डॉट डॉट का मतलब चलता जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स आपको नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि सर खत्म तो नहीं हो रही है, आगे भी जाएंगे पर रिपीट कर रहे हैं। देखो 2 5 आ गया, फिर 2 5 आ गया, फिर 2 5 आ गया। तो इसको ऐसे नहीं लिख के आपको इसको ऐसे लिखा गया बाद में कि जो चीज रिपीट करता है ना, जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके ऊपर में एक लाइन खींच दो, लाइन शो करता है कि वो नंबर बारी बारी से रिपीट करेगा। ठीक है, तो 6.25 के ऊपर में अगर लाइन खींचा हुआ है तो आप ये बात समझ जाना कि जो सर 25 है 25 बारी बारी सर वो रिपीट करेगा, अनंत तक रिपीट करेगा। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो कि सर खत्म तो नहीं हो रहा है, देख लो खत्म नहीं हो रहा है पर वही नंबर रिपीट कर रहा है बारी बारी से। ठीक है, हाँ सर समझ गए। और एग्जाम्पल ले लें। हाँ सर और एग्जाम्पल जैसे कि 7.980 के ऊपर में अगर ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब है 7.980 फिर से 980 फिर से 980, मतलब कि ये अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, डॉट डॉट लग गया मतलब वो अनंत तक जाएगा। बात समझ में आ रही है। हाँ सर बात समझ में आ रही है। द थर्ड डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही खत्म हो रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, अपने धुन में बगवा रहा है। कहने का मतलब ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि देख लो नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म भी नहीं हो रहे हैं, मतलब जा रहे हैं और वो रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, अपने धुन में है। सर एग्जांपल्स लें क्या, एग्जांपल्स लें। ओके एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। जैसे कि 1.01 001 000 1 देख रहे हो सर आप कि ये रिपीट भी नहीं कर रहा है और ये यहाँ पे आखिरी में डॉट 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 लगा, मतलब ये खत्म भी नहीं होगा, चलते जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म तो होगा नहीं, और नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा है। देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट में 01 लिखा हुआ है, फिर एक गो जीरो नहीं दो गो 01 लिखा गया, फिर 3 गो 01 लिखा गया, फिर 4 गो 01 लिखा गया, मतलब सर ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कुछ और एग्जांपल हैं तो 7.980 9800 98 3 को जीरो, ऐसा ही आगे बढ़ते जाएगा अनंत तक। तो देख रहे हो। हाँ सर अब एक खास बात जो मैं आपको बताने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था सर, वो क्या है, तो ये है मेरे बच्चों कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं जिनमें मैंने घेरा लगा दिया, ये हमारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। कौन से नंबर बच्चों, रेशनल नंबर के अंदर ये नंबर्स आते हैं। मतलब कि आप कोई भी रेशनल नंबर का एग्जांपल उठा लो, कोई भी दुनिया जहाँ का कोई भी रेशनल नंबर का एग्जांपल उठा लो और उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, तो वो या तो टर्मिनेटिंग आएगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, ये कभी भी नहीं आएगा। तो ये दोनों नंबर क्या होते हैं सर, ये दोनों नंबर ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन, ये दोनों आपको ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि हमेशा रेशनल नंबर में ही लाई करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा आप एग्जांपल लेकर चेक कर सकते हो, कोई भी आप एक रेशनल नंबर को उठाओ, उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दो, डिवाइड करके आप देखना इसी दो नंबर में लाई करेगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, और सर वो जो बच गया उसका क्या करना है, वो जो बच गया ये तो अनोखा है, ये आपको लाई करता है सर ये इरेशनल नंबर में। किसमें, इरेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर में ये लाई करता है। मतलब आप कोई भी इरेशनल नंबर उठा लो, उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लो, तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही देगा। जैसे √2 √3 √5 पाई सबका सब। तो आई थिंक आपको आप कभी भी ज़िंदगी में डेसिमल एक्सपेंशन से दिक्कत नहीं होने वाली है, आई थिंक। ओके हाँ सर, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ओके सर, नया कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके सर, ओके सर आप लोगों ने लिखा, हाँ सर हम लोगों ने लिखा। तो ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सर एलसीएम और एचसीएफ। कैसे हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे और एचसीएफ फाइंड करेंगे बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सवाल आता है एग्जाम में, बच्चों ध्यान से इसको देखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होगे एचसीएफ एलसीएम। पहले एलसीएम देखेंगे, नहीं पहले एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ क्या होता है, फिर यहाँ देखेंगे सर एलसीएम क्या होता है। ठीक है, हाँ आप सबको फुल फॉर्म तो पता होगा। सर फुल फॉर्म तो भूल गए हैं, बट बुड़बक कहीं के यहाँ देख। अब ऐसा बात है सर कि सर एचसीएफ क्या है एलसीएम क्या है वो बता दो, तो ठीक है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ओके सर समझ गए हम। और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है सर लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट बोलो चाहे लोएस्ट बोलो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल
मल्टीपल होता है बुड़बक। ओके, हाँ सर ठीक है। तो ये सर, तो ये बात तो हमें भी आती है, ये आप लिख क्यों रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं, इसका कुछ मतलब बनता है। जब भी आप सवाल में एचसीएफ निकालोगे और एलसीएम निकालोगे तो एक बात का ध्यान रखना है, वही बात मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, मतलब समझा रहा हूँ। असल में इसका मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है और ये एलसीएम का मतलब क्या होता है, मतलब समझा रहा हूँ मेरे बच्चों। क्या समझा रहे हो सर? मतलब, हाँ, अब हिंदी के मास्टर ही हो गए हम, ठीक है। ओके सर, तो ठीक है, अच्छी बात है। मतलब क्या है वो देख लो, मतलब क्या है वो देख लो। लिखो कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ इच कॉमन कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर इन द मतलब आप कोई नंबर है, आप उसका आप क्या बोलते हैं, एचसीएफ निकाल रहे हो, तो एचसीएफ निकालो कैसे? एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ बोलता है कि आपको गुना करना है, प्रोडक्ट करना है वो सारे स्मॉलेस्ट पावर वाले नंबर्स का जो कि कॉमन है दोनों नंबर्स में, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि सर दो नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। आप बस मतलब देखो, एग्जाम्पल लेंगे तो मैं वहाँ से मतलब जब समझाऊंगा ना तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो सर एलसीएम का मतलब क्या होता है वो बता दीजिए। मुझे पता है अभी भी आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, मतलब मैं जस्ट अब एग्जांपल लूंगा तो समझ में आएगा आपको। ओके, हाँ सर ठीक है। कि द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्विंग इन द नंबर इन द नंबर ठीक है। देखो क्या लिखा मैंने, तो देखो इसका मतलब क्या है। जैसा कि मैंने जस्ट का एग्जांपल लेने वाले, तब मतलब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आना है। तो एग्जाम में सवाल कुछ ऐसे पूछता है, एग्जाम में सवाल कुछ ऐसे पूछेगा कि फाइंड एच सी एफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये लिख देते हैं क्या? और एग्जांपल या तो मैं फर्स्ट सवाल देंगे 26 एंड सेकेंड नंबर लेते हैं 91, ठीक है। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो इन दोनों नंबर्स का हमको क्या करना है सर? एस सी एफ फाइल से अब निकालना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, ये दो नंबर्स को लिखोगे 26 91, इन दोनों नंबर्स का रफ में प्राइम फैक्टर निकाल लोगे तो ठीक है। मेरे लिए तो रफ यहीं बगल में है, 26 का निकालेंगे तो निकालो, 2 से 13 मरतबा लगेगा और 13 से 1 मरतबा लगेगा, मतलब इसका प्राइम फैक्टर 2 × 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 2 × 13 हो जाएगा, ठीक। अब 91 का भी निकाल ही लेते हैं, बगल में निकालोगे तो ये तो 9 1 10, हमको लगता है 3 से कटेगा, 7 से काट दें, 7 1 7 3 21 और 13 1 13, 7 × 13, 7 × 13, देख रहे हो? हाँ सर दिख रहा है। अब यहाँ से हमको ऐसी फैल से निकालना है, ये जो भी रफ पार्ट होगा उसको आप क्या करोगे, रफ कर दोगे। आप क्या रफ करोगे? मेरे में तो मैं ही रफ करूँगा, आप क्या ही रफ करोगे? तो रफ, आप तो रफ पार्ट में कर रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्राइम फैक्टर निकाल लिया, वो दोनों नंबर्स का जो कि यहाँ पे दिए गए होंगे निकाल लिया। अब हमको एस सी एफ फाइल से निकालने के लिए बोल रहा था, तो वही हम निकालने वाले हैं, एच सी एफ और एल सी एम। तो जो कि मैंने अभी आपको मतलब बताया है, मतलब से समझेंगे कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। हाँ सर ठीक है। सर मतलब में लिखा हुआ था कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ विच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। सबसे पहले जो प्राइम फैक्टर है उसमें आप कॉमन पार्ट निकाल लो। तो कॉमन हमको एक ही चीज़ हमको दिख रहा है 13, और 13 ऊपर में भी लिखा हुआ 13 और नीचे में भी लिखा हुआ 13, तो जो कॉमन होता है उसमें हम लोग घेरा लगा लेते हैं। अब ऊपर नीचे दोनों में हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा नंबर का पावर अधिक है। यहाँ तो सेम है, एक एक है, तो एक ही लिखोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर में अगर मान लेते हैं इसका पावर 4 रहता
इसका पावर 3 रहता, तो जो कम पावर वाला है, जो स्मॉलेस्ट पावर वाला है, जो स्मॉलेस्ट पावर वाला है उसको हम लोग चुनते, तो 13 का पावर 3 लिखते हैं। बात को समझो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारा पावर सेम था, पावर एक एक है, कुछ नहीं होता तो एक ही होता है, तो हमने बस 13 ही लिखा। बात को समझ लिया? हाँ सर समझ। अब एलसीएम की बारी आई। एलसीएम बोलता है सर द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर को आपको चुनना है, जितने भी नंबर्स है उस प्राइम फैक्टर में सबके हाईएस्ट पावर को चुनना है। तो कितने नंबर्स हैं, और जो रिपीट नंबर कर रहा है उसको एक ही बार लेना है, 2 बार नहीं लेना है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर को देखना है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और कहीं है पूरा में 2 नहीं है सर। अगर होता भी तो जो हाईएस्ट पावर वाला होता है उसी को चुनते। यहाँ पे 2 अकेला ही है तो इसको ऐसे लिख दो, गुने 7 ये भी अकेला ही है पूरा में, तो उसको भी लिख दो गुने। और 13 का पावर अधिक कहाँ पे है, तो अधिक क्या है सर, दोनों में तो सेम है, तो वही हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब इसका जो मल्टीपुल आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा सर, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो निकालते हैं 14 और 13 को इंटू कर लो। 4 3 12 कैरी 1 3 1 3 4 4 1 4 1 2 8 182 कितना है सर? बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे एक रिलेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम का, और ये दोनों नंबर्स का जिनका आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हो, वो रिलेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिलहाल आप इतना समझ गए? हाँ सर समझ चुके। नेक्स्ट स्लाइड पे चले। ओके सर ठीक है। तो ठीक है सर, आप लोगों ने लिख लिया। आप जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी कि आपने एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं जैसा कि मैंने कहा था कि वो दोनों नंबर जिनका आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हो, और जो एचसीएफ एलसीएम निकल के आया है, उनके बीच एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन देखने आप क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं कि एचसीएफ, ये रिलेशन हो गया हमारा, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। मतलब कि आपका जो एचसीएफ निकला है और एलसीएम निकला है, उनको आप गुना करोगे, वो इक्वल आएगा वो दो नंबर जिनका आप एचसीएफ और एलसीएम निकाले हो। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको इससे पिछले वाले स्लाइड पे जो आपने एचसीएफ निकाला, सर आपको एचसीएफ कितना निकला, आपको एचसीएफ कितना निकला, तो सर आप बोलोगे कि सर एचसीएफ 30 निकला है और एचसीएफ 182 निकला है। देख लो इससे पिछले वाले स्लाइड पे ही लिखा हुआ है। और आपने कौन दो नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकाला, तो आपने 26 का और 91 का, ये दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। तो जो एचसीएफ और एलसीएम निकल के आया, उनका प्रोडक्ट बराबर होता है उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जिनका आप एलसीएम और एलसीएम निकाल रहे हो, ठीक है। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे। देखते हैं ये जो आपने सर रिलेशन बताया है ये क्या सही है कि नहीं। ओके तो ठीक है, 182 को 13 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 6 24 2 5 2 1 2 8 1 6 6 2 3 6 6 इधर मल्टीप्लाई करके आया। अब वो दो नंबर जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर। तो 91 और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 4 9 6 54 आता है, 2 1 2 और 9 2 18, जोड़ दो 6 6 3 3 कैरी 1 2। ये भी सर आपने देखा कि सर दोनों का प्रोडक्ट सेम ही आ रहा है। इसका मतलब जो सर आपने रिलेशन बताया है वो पूरा का पूरा सही रिलेशन है, और ये रिलेशन फॉलो होता है। आपको सवाल में से भी बोलेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि इससे पिछले वाले साइड पे हमने निकाल लिया, एंड वेरीफाई आल्सो द रिलेशन बिटवीन इट्स, ठीक है। आपको रिलेशन भी वेरीफाई करने के लिए बोलेगा कि एचसीएफ गुना एलसीएफ बराबर आ रहा है क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, ये रफ पार्ट है, ये रफ पार्ट पर ध्यान नहीं देना है आपको। ओके ओके, अब एक बात ध्यान से सुनना, ये दो नंबर के बारे में था कि दो नंबर, कभी भी दो नंबर का एचसीएफ पूछे या एलसीएम पूछे, उसका रिलेशन बोले वेरीफाई करने के लिए, तब ये दो नंबर के लिए। कभी भी आपको ऐसा पूछ दे कि एचसीएफ, वो भी आपको 3 नंबर का एचसीएफ गुने एलसीएम 3 नंबर का बराबर ए गुने बी गुने सी, तो ऐसा नहीं होता है। एक बात ध्यान में रखना, ये दो नंबर पे लागू होता है। आपने एचसीएफ निकाला किसका सर, ए और बी का, मान लेते दो नंबर ए और बी है। आपने एलसीएम भी निकाला दो नंबर का ए और बी का, और आप वो दो नंबर का प्रोडक्ट भी कर रहे हो, मतलब ए गुने बी भी कर रहे हो, इसके बराबर तो होगा, वो दो नंबर में लागू होता है। बट जब ये 3 नंबर आ जाता है तो ये 3 नंबर पे ये रिलेशन लागू नहीं होता है। तो एक बात को ध्यान में रखना, ठीक है। ओके सर ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ये स्लाइड आधा भर चुका है, ठीक ना।
ओके सर, आप लोगों ने लिखा। अब थ्योरम 1.2 के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। सर थ्योरम 1.2 क्या बोलता है? लिखा हुआ है लेट पी बी अ प्राइम नंबर। आपको ऐसा मान के चलना है कि सर जो हमारा पी है वो एक प्राइम नंबर है। ये जो पी है आपको एक प्राइम नंबर है। यदि p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, इफ p डिवाइड ए स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स ए, तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा वेयर a इज एन पॉजिटिव इंटीजर। अब इसका क्या समरी है मैं आपको वो बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये थ्योरम बोल रहा है कि p जो है सर एक हमारा प्राइम नंबर है। क्या है? p प्राइम नंबर है और ये जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर में भी कैसा सर? तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब समझ रहे हो, एक से लेकर इनफाइनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर। तो थ्योरम बोल रहा है अगर p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड दे दे रहा है तो p जो है a को भी डिवाइड दे देगा। बात को समझो, ये थ्योरम बोलता है जहाँ पे हमारा a क्या हो गया पॉजिटिव इंटीजर और p क्या हो गया प्राइम नंबर हो गया। तो थ्योरम ऐसा बोलता है यदि b जो है ए स्क्वायर को डिवाइड दे देता है तो हम ये भी समझ जाएंगे कि p a को भी डिवाइड दे देगा। ठीक है, तो ठीक है सर, एक एग्जाम्पल लेते हैं और बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। ओके ओके सर, यदि मान लेते हैं p 5 है और मान लेते हैं a 25 है, तो क्योंकि p एक प्राइम नंबर है तो हमने एक प्राइम नंबर ही माना है, 5 एक प्राइम नंबर होता है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो हमने 25 मान लिया। अब इस थ्योरम के अनुसार ये थ्योरम क्या बोलता है? ये थ्योरम बोल रहा है भाई साहब, फर्स्ट केस ये थ्योरम बोल रहा है कि अगर p जो है मतलब कि 5 डिवाइड दे देता है ए स्क्वायर के, a 25 है तो 25 का स्क्वायर को, तो क्या होगा सर 25 का स्क्वायर? सर वो होता है 625 अपॉन में 5, तो 5 से काटें इसको तो अगर 5 1 5 और 5 5 10 2 10 फिर 5 25 125 टाइम्स में एक आपको पूरा पूरी कट जा रहा है। तो थ्योरम के अनुसार जैसा कि थ्योरम हमें बोल रहा था यदि p जो है मतलब कि 5 जो कि हम 5 माने हैं ए स्क्वायर को मतलब कि 25 के स्क्वायर को डिवाइड दे देता है, जो कि हाँ सर डिवाइड दे रहा है, तो हम ये भी समझ जाएंगे जो p है हमारा, जो कि हमने 5 लिया है वो 25 को भी डिवाइड कर देगा इजिली। तो हाँ सर ये बात तो सही है, 5 टाइम्स में डिवाइड कर देगा। यही ये थोड़ा हम बोलना चाह रहे हैं। इसका यूज़ आपको देखने को मिलेगा कि जब आप एक नंबर को, एक इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करते हैं तब। सर क्या बोल रहे हो आप, इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करते हैं? हाँ आपको आगे देखने को मिलेगा, जस्ट एग्जांपल करवाएंगे। फिलहाल आप ये थ्योरम समझ के कि सर ये थ्योरम बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरम उतना जरूरी नहीं है पर इसका यूजेस है, इसका यूजेस आपको देखने को मिलेगा सवालों में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके सर, तो ये रहा थ्योरम 1.3। हमने थ्योरम 1.1 पढ़ा, 1.1 में था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हमने वो समझा। थ्योरम 1.2 आया, जस्ट हमने पिछले स्लाइड पे पढ़ा। अब ये थ्योरम 1.3 है। इसको आप थ्योरम की तरह मत देखो, ये सवाल की तरह देखो। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, अब बोर्ड बारी बारी √2 √5 √3 इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए बोलता है बारी बारी, इस बात पे ध्यान देना। और ये सवाल 3 नंबर्स 5 नंबर्स में आते हैं एग्जाम में, तो इनका स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे वो आप देख लीजिए। ठीक है, अब अगर आप, ये थ्योरम इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसका सॉल्व करने का जो मेथड है वो सब एक ही जैसा है, मतलब कि अगर √2 आ गया, √5 आ गया, √3 आ गया, √7 आ गया, कुछ भी आ गया, तो सबको सॉल्व करने का एक ही तरीका बनता है, एक ही मेथड बनता है, इसलिए इसका नाम थ्योरम। थ्योरम क्या होता है? जो अलग अलग सवाल में आपको लग जाता है ना, तो वही है। अगर एक चीज़ आप सीख लेते हो कि √2 को कैसे इरेशनल प्रूफ किया जाए, तो आप ये भी जान जाओगे कि √5 √7 फिर ले लेते हैं √10 √11 सबको कैसे प्रूव किया जाए। मेनली तो √5 √2 और √3 ही देखने को मिलता है। ठीक है, ओके सर, तो जानने वाले हैं कि कैसे सर हम √2 को इरेशनल प्रूफ करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है सर हमारा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको √2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट ले लेंगे, √2 को रेशनल मान लेते हैं। एक बात आप दिमाग में रख लो, अगर कोई नंबर रेशनल है तो वो इरेशनल नहीं होगा, अगर कोई नंबर आपको रेशनल नहीं है इसका मतलब वो इरेशनल होगा। नंबर्स 2 टाइप्स, दिमाग में ध्यान रखो। अगर ये पेन रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल होगा, ये बात ध्यान रखना क्योंकि आगे मैं ये बात बोलने वाला हूँ। फिलहाल फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जो नंबर आपको इरेशनल प्रूफ करने के लिए बोलेगा उसको आपको उल्टा मान लेना, मतलब कि इरेशनल मान लेना। तो ठीक है सर, मान कर लेते हैं लेटर √2 इज अ रेशनल नंबर। जैसा आपने कहा सर हमने √2 को रेशनल मान लिया। अब आपको पता है कि अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो √2 जो होगा वो सर p/q के फॉर्म में होगा। तो आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही बोल रहे हैं आप। अब आपको पता है सर यहाँ पे p और q इंटीजर्स होते हैं, ये भी मालूम है? हाँ सर मालूम है, लेकिन क्या आपको ये मालूम कि p और q को प्राइम नंबर्स भी होते हैं?
मैं यहाँ पे रीजन में लिखने वाला हूँ पी एन क्यू आर को प्राइम नंबर्स। वाई मैं रीजन में ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका आगे जरूरत पड़ने वाला है। और ये सर को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर बस 1 आता हो। या तो मैं ऐसे बोलूँ, को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 आता है। ठीक है, मतलब कि 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता दुनिया जहाँ में। समझ रहे मेरा बात? हाँ सर समझ रहे हैं। तो रीजन में लिखना इसलिए जरूरी है, तो लिखेंगे सर यहाँ पे पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम का मतलब समझ गए कि पी और क्यू का 1 फैक्टर होगा, 1 के अलावा कॉमन फैक्टर कोई नहीं होगा। 1 फैक्टर कॉमन फैक्टर होगा दोनों में, तो 1 में एक ही फैक्टर होगा कॉमन, वो कि 1 है। अब काम करते हैं, यहाँ पे जो क्यू है वो आपको डिवाइड में है, इधर आएगा तो सर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो √2 क्यू लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। इधर बच गया पी। ठीक है, इतना स्टेप कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। आप क्या एक काम करो, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो। एक स्टेप लिखना पड़ेगा बाबू आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, बोथ साइड, दोनों साइड हमको स्क्वायर करना है। ठीक है, बारी बारी से करेंगे। √2 क्यू लिखा है तो √2 क्यू का स्क्वायर करेंगे हम लोग, और इधर पी लिखा है तो पी का स्क्वायर करेंगे हम लोग। ठीक है, अब √2 क्यू का स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर होता है 2 और क्यू का स्क्वायर होता है क्यू स्क्वायर। अब काफी बच्चे यहाँ परेशान होंगे, सर √2 का स्क्वायर 2 कैसे लिखा आपने? आपने √2 का स्क्वायर 2 कैसे लिख दिया? एक बात बताओ, √2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? √2 का स्क्वायर का मतलब होता है सर कि √2 इंटू √2, मतलब कि √2 को 2 बार गुना करो, है कि नहीं? जैसे कोई इंसान बोले कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, इसका मतलब होता है 2 गुने 2 जो कि 4, है कि नहीं? तो हाँ, ऐसा ही √2 का स्क्वायर होता है √2 इंटू √2। और एक बात दिमाग में रख लो, √2 इंटू √2 आपको हमेशा 2 होता है जब ऐसा केस आ जाए कि दो रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और रूट के अंदर सेम वैल्यू हो, तो रूट हट जाता है और वो नंबर लिखा जाता है। ओके ओके सर, तो ये समझ में आ गया होगा, बताने की जरूरत फिर नहीं है पड़ेगी दोबारा कि सर √2 का स्क्वायर 2 कैसे हो गया। और हम बराबर देंगे, यार पी का स्क्वायर पी स्क्वायर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप लिखने वाले हैं क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। सर पहले से था, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है हम लोग को? सर यहाँ दिख रहा है कि पी स्क्वायर जो है सर वो 2 से डिविजिबल है। हम लोग को यहाँ दिख रहा है कि पी स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है ना? तो एक चीज लिखना, क्योंकि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। देख रहे हो यहाँ पे पी स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब हम ये भी कर सकते हैं जो p होगा वो भी डिविजिबल बाय 2 होगा। सर कैसे कर सकते हो? थ्योरम 1.2 से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, हमने जस्ट अभी हमने थ्योरम 1.2 ताज़ा ताज़ा ही रीड किया है, पढ़ा है कि सर अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से आपको किसी नंबर क्या प्राइम नंबर, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर एक प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। या तो मैं एक सिंपल भाषा में कहूँ, अगर पी का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी 2 से डिवाइड होगा, बात खत्म है यहाँ पे। ये थोड़ा 1.2 बोलता है। ओके हाँ सर, अब इसको इक्वेशन 1 मानना है, तो आखिरी में लिख देते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं। ठीक है ओके सर, अब देखिए सही, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, ये थ्योरम थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, इसे आप थ्योरम देखो ही मत, इसे आप समझो कि ये सवाल। ठीक है ओके सर, यहाँ तक समझ में आता है? हाँ सर ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लेट करने वाले हैं। क्या सर? लेट करने वाले हैं p बराबर 2c, जहाँ पे c जो है एक इंटीजर है, c इज एनी इंटीजर। समझाता हूँ मैंने ऐसा स्टेप क्यों लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे देख लो, जिस नंबर से डिवाइड हो रहा होगा वही नंबर को मानोगे। जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है तो p बराबर 2c माना हमने। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 5 से डिवाइड हो रहा होता तो यहाँ पे हम p बराबर 5c मानते। अब सर ये p बराबर 5c आपने कैसे मान लिया? तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि जो पी स्क्वायर है अगर 2 से डिविजिबल है तो पी भी हमारा क्या 2 से डिविजिबल होगा। मान लेते हैं p अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो एक आंसर निकल के आएगा। वो आंसर मान लेते कोई इंटीजर है। क्या है सर? वो एक इंटीजर है। मान लेते वो इंटीजर c है। हमने हमने p को 2 से डिवाइड किया और कोई इंटीजर c निकल के आया। ठीक है हाँ सर, तो p बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे c तो रहेगा ही सर, ये 2 डिवाइड में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो p बराबर 2c हो गया। हमने इसी को लेट किया, यहाँ पे देख लो। समझा? ये स्टेप बहुत सारे टीचर स्किप कर देते हैं, नहीं बताते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कि p बराबर 2c मान लो। भाई क्यों मान ले, क्यों मान ले? तो समझ में आया क्यों मानना है इसको आपको 2c। अगर यहाँ पे 5 से डिविजन हो रहा होता तो हम यहाँ पे p बराबर 5c मानते हैं।
बात को समझो, क्योंकि बात जब तक नहीं समझोगे तब तक कैसे आप ये तो स्टेप ही भूल जाओगे आप फिर एग्जाम में सॉल्व करते वक्त। तो बात को समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब p बराबर 2c जो हमने लेट किया है, तो p का मान पुट कर देने वाले हैं क्वेश्चन फर्स्ट में। क्वेश्चन फर्स्ट ये है हमारा। तो छोटा सा स्टेप आपको लिखना पड़ेगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग p का वैल्यू पुट करने वाले हैं। सर इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट इक्वेशन है कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन में 2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें हम लोग p का वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो क्यू स्क्वायर बराबर, अब p की जगह हम 2c लिखने वाले हैं, 2c का स्क्वायर अपॉन में 2। देखो आगे सॉल्व करते हैं। क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर लिखो, बराबर का बराबर लिखो, 2c का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, और c का स्क्वायर c स्क्वायर, मतलब बारी बारी से स्क्वायर कर दो। नीचे में 2 लिखा है, 2 लिख दो। अब ये 2 है, ऊपर में 4 है, तो 2 से काट दो क्योंकि 2 दूनी 4 होते हैं। हाँ सर बात तो सही है आपका। तो क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या रिजल्ट निकल के आया? 2c स्क्वायर, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है। हाँ सर ऐसा कुछ निकल के आ रहा है, ठीक है। अब आगे क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर लिखो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इस जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बराबर c स्क्वायर। अब ये देखने में सही नहीं लग रहा है तो इसको इधर लिख लेते, उसको उधर लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो c स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। यहाँ से भी एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है, वो निष्कर्ष क्या है आपको साफ साफ दिख रहा हो, क्योंकि यहाँ पे क्यू स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल हो रहा है। तो लिखेंगे क्योंकि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाय 2। क्योंकि सर यहाँ पे क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो हम ऐसा कहेंगे कि क्यू भी जो होगा वो सर 2 से डिविजिबल होगा। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है? क्योंकि क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो क्यू भी 2 से डिविजिबल होगा बाय द थ्योरम 1.2। समझाया आपको कि थ्योरम 1.2 क्या है? यहाँ तक समझ में आता है? अब नेक्स्ट स्टेप हम लिखने वाले हैं, क्योंकि जगह कम है तो मैं एक स्लाइड में एक तरफ के रब कर देने वाला हूँ। इधर का समझ गए आप लोग? यहाँ भी देख रहे हो आपकी p जो है वो 2 से डिविजिबल है। आप यहाँ भी देख रहे हो सर q जो है 2 से डिविजिबल है, तो इससे हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, हेयर वी कैन सी दैट p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर 2, क्योंकि q का फैक्टर 2 भी आ रहा है। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि उस नंबर को काटते हैं। तो अगर q जो है 2 से डिविजिबल हो रहा है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 2 जो है q का फैक्टर है। अगर p जो है 2 से डिविजिबल हो रहा है तो ऐसा बोल सकते हैं जो 2 जो है ये हमारा p का फैक्टर है। तो हम ये भी बोल सकते हैं, देखो इसका फैक्टर 2 और q का फैक्टर 2, तो बोल सकते हैं p और q का दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है। तो ऐसा लाइन हमको लिखना है, बस और कुछ नहीं करना फिलहाल। अभी यहाँ मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है। फिलहाल यहाँ हमें कुछ नहीं करना उसके अलावा। तो ठीक है सर, देखिए क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है। हेयर वी कैन से डैट, या तो हेयर वी कैन सी डैट, हेयर वी कैन सी डैट से हम लोग क्या देख रहे हैं कि p एंड q हैविंग कॉमन फैक्टर 2। हम लोग देख रहे हैं कि p और q दोनों का कॉमन फैक्टर 2 निकल के आ रहा है। पर शुरू में तो हमने माना था कि p और q को प्राइम नंबर है, मतलब को प्राइम का मतलब p और q का बस एक ही कॉमन फैक्टर होगा जो कि 1 है। ये दूसरा फैक्टर कहाँ से आ गया 2? मतलब कि ये बात तो फिक्स हो गया कि जो p और q था जो कि हमारा रैशनल नंबर था वो रैशनल नंबर नहीं है। p अपॉन q रैशनल नंबर नहीं है, मतलब कि रूट 2 रैशनल नंबर नहीं है। ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, ये विवाद क्यों छिड़ रहा है? क्योंकि हमने रूट 2 को रैशनल नंबर मान लिया है, ठीक है। अब क्योंकि हमने रूट 2 को रैशनल नंबर माना है और रूट 2 पी अपन क्यू के बराबर होता है, जहाँ पे पी और क्यू को प्राइम नंबर्स होते हैं, कहने का मतलब है पी और क्यू का बस एक ही कॉमन फैक्टर होगा। तो ये दूसरा कॉमन फैक्टर कहाँ से आ गया? इसका मतलब रूट 2 रैशनल नंबर नहीं है, और कोई नंबर जब रैशनल नहीं होता है तो सीधा सा बात है वो इरेशनल होता है। तो एक लाइन आप लोग लिखिएगा कि दिस कंट्राडिक्शन is arisen due to our incorrect assumption, ठीक है। ये जो विवाद छेड़ रहा है इसीलिए क्योंकि हमने गलत ही मान लिया है, हमने शुरू में ही गलत मान लिया है कि रूट 2 जो है एक रैशनल नंबर है। अगर रूट 2 रैशनल है तो इरेशनल है, इसीलिए रूट 2 इज इरेशनल नंबर। बात खत्म, बात सर खत्म हो गई, ठीक है। तो ये थ्योरम भी प्रूफ हो गया। अब रूट 2 की जगह ऐसा नहीं कि एग्जाम में बस रूट 2 ही पूछेगा,
क्योंकि ये थ्योरम है तो इस पे बेस्ड काफ़ी सवाल बन जाते हैं। √5 पूछता है, √3 पूछता है, √7 पूछता है, वगैरह वगैरह। तो ये अगर अकेला पूछे कि √3 √5 √2 कैसे प्रूफ होता है, तो ये सर ऐसे ही प्रूफ होता है हमारा। अब इस पे एक तरह के सवाल सब और आते हैं, या तो फ्रैक्शन में दिए रहते हैं या तो प्लस में दिए रहते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो एक एग्जांपल और लेंगे हम लोग कि सर कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। फिलहाल आप लोग ये समझ गए होंगे, और जब ये समझ गए तो √5 भी समझ गए, √7 भी समझ गए, √10 भी समझ गए, √11 भी समझ गए, वगैरह वगैरह जितना आता है रूट पे सारे को एक रूट वाला नंबर को समझ गया। ठीक है, ओके सर, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। और ठीक है सर, नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। एक आखिरी सा एग्जांपल लेते हैं और ये चैप्टर को यहीं एंड करते हैं, इतना लंबा खींचने की जरूरत इसे है नहीं। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, के आखिरी सवाल के बाद जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा और इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट का ख़त्म हो जाएगा इन वन शॉट। मुझे आशा है कि एक शॉट में जो मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया है अच्छे तरीके से वो आपको समझ में आया होगा। ये कुछ ना कुछ वर्दी आपके लिए होगा। ठीक है, तो ठीक है सर, आखिरी में बात कर लेंगे, फिलहाल सवाल को समझ लेते हैं। ठीक है, आखिरी में तो बात करना ही है वैसे भी। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो ना, बस एक नंबर नहीं है, बस √2 कहूँ या √5 कहूँ या √7 कहूँ या √3 कहूँ, ऐसा एक नंबर नहीं है। ये प्लस में कुछ और भी लिखा हुआ है, या फ्रैक्शन में भी कभी कभी आ जाता है। अगर फ्रैक्शन में आ जाए या प्लस माइनस में आ जाए या प्लस माइनस में आ जाए तो उसके लिए एक मेथड है, ये वाला मेथड है। अगर ये मेथड आपको आ जाएगा तो वैसे के सारे सवाल आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। हमें यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ये नंबर जो है 3 + 2 5 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है। तो ठीक है सर, अगर इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो आपको पता है हम इसको रेशनल मान लेंगे, फिर गलती साबित कर देंगे अपने ही बात को और हो जाएगा साबित। ठीक है सर, तो ये मान लेते हैं कि एक रेशनल नंबर है, तो लेट कर लेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर ऐसा मान लिया हमने कि जो ये नंबर है 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है। ओके, अब क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो हम बोल सकते हैं ये जो है P/Q के फॉर्म में होगा। हाँ सर होगा, जहाँ पे हमारा P और Q इंटीजर होता है, और या मैं कहूँ कि P एंड Q को प्राइम नंबर्स होते हैं। यहाँ पे को प्राइम नंबर्स की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आपको लिखेंगे भी नहीं। यहाँ पे जरूरत है इंटीजर्स का, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि P एंड Q जहाँ पे इंटीजर्स हैं तो लिखेंगे P एंड Q आर इंटीजर्स। काफ़ी बच्चे यहाँ लिखते हैं P एंड Q आर को प्राइम्स। इस पार्ट वाला में इस इस टाइप के सवाल में भी वो क्या बोलते हैं को प्राइम ही लिखते हैं, पर को प्राइम लिखने की जरूरत क्या है यहाँ पे। कहीं सवाल में पूरा सवाल में को प्राइम इधर आएगा ही नहीं, इधर इंटीजर आएगा, इसलिए हमने इंटीजर लिखा। अब भी इंटीजर लिखना कि सर ये नंबर अगर रैशनल है तो P/Q के फॉर्म में होगा, और यहाँ पे P और Q हमारा इंटीजर है। तो ठीक है, यहाँ से हम 3 को उस साइड ले जाएं तो 2√5 रह जाएगा, और इधर P/Q तो पहले से लिखा ही हुआ है। ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो सर माइनस का 3 बन जाएगा। इधर कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे, आप क्या करेंगे, तो √25 बराबर एलसीएम लेंगे, Q और 1 का एलसीएम Q आएगा। अब Q से Q गया 1 टाइम्स में तो P आ जाएगा, -1 से Q में तो 3Q आ जाएगा। कुछ ये हमारा बटा पर का घटाव निकल के आ रहा है। अब जो 2 मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो सर डिवाइड में हो जाएगा, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, P - 3Q अपॉन में Q है, क्योंकि ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो सर डिवाइड में आ जाएगा, अब दोनों आपस में गुना में है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो Q/2 लिखा है तो 2Q लिख दें, एक स्टेप कम कर देते हैं, 2Q लिख दें। क्यों, हम लोग छोटे बच्चे की तरह स्टेप पे स्टेप बढ़ाते जाएँ, 10th में आ चुके हैं, इतना दिमाग तो लगा ही सकते हैं कि यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ पे इंटू में था, यहाँ पे डिवाइड में आ गया, मतलब कि फ्रैक्शन में आ गया, और नीचे में दोनों है भाई साहब तो गुना में ही होगा। इतना बात तो, इतना दिमाग तो होगा अपने। तो ठीक है सर, इतना दिमाग तो है, लेके चलना ही पड़ता है, फिर मार्केट में चलेंगे कैसे, फिर खाली खाली सा महसूस होता रहता है कभी कभी, क्योंकि दिमाग ही थोड़ा सा कम है तो क्या ही कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दे लीजिए, बस दिमाग बढ़ा लीजिए अपना। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक लाइन यहाँ से सुंदर सा लाइन लिखेंगे कि हेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। आपको ये बात तो मालूम ही है भाई साहब, हमने जस्ट कहा था, क्योंकि P और Q इंटीजर्स हैं तो इसको ये फ्रैक्शन को जब सॉल्व करेंगे तो ये भी P/Q के फॉर्म, मतलब कि एक फ्रैक्शन ही निकल के आएगा, यहाँ पे ऊपर नीचे इंटीजर ही होगा। अगर ऊपर नीचे इंटीजर होगा तो एक आपको रेशनल नंबर होगा, है कि नहीं, इसको सॉल्व करने पे एक रेशनल नंबर ही आने वाला है फ्रैक्शन में। तो आप बोलोगे हाँ सर, हेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, क्योंकि P और Q इंटीजर है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि P - 3Q अपॉन में 2Q, ये जो है ये भी एक रेशनल नंबर होगा, इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, एनो डॉट का मतलब नंबर होता है, ये बात को ध्यान से रख लो, बार बार उसको नो मत पढ़ना।
ठीक है, ओके सर, ये फुल स्टॉप रहा हमारा। ठीक है, क्योंकि पी आर क्यू इंटीजर है तो हमने कहा दिया ये पूरा पूरा एक रैशनल नंबर होगा, बात खत्म। हाँ, बट अब इधर से लिखो, जगह कम है भाई साहब। बट इस साइड देखो तो इस साइड √5 लिखा हुआ है, बट √5 इज इरेशनल नंबर, है कि नहीं भाई साहब? कितना हमें थ्योरम है ये सब, इरेशनल नंबर, ये बात हमें मालूम है। अगर ब्रैकेट में रीजन लिखना है तो लिख देना जस्ट प्रूवन, ठीक है, या तो थ्योरम फन्ना चिनाना, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इधर देखते हैं, ये हमारा हो गया रेशनल, पर इधर हो गया हमारा इरेशनल। √5 रेशनल है, सब जानते हैं। √2 भी रहता तो बोलते हैं इरेशनल है, √3 भी रहता तो बोलते हैं इरेशनल है। ठीक, तो आप ऐसा देख रहे हो कि हमारा LHS इरेशनल है और RHS रेशनल है, ऐसा मुमकिन है कि LHS में इरेशनल हो और RHS में रेशनल हो? सर ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ऐसा बोल सकते हैं यार, यार LHS जो है सर वो बराबर नहीं है RHS के, बराबर नहीं है RHS के। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? हाँ सर, बातें समझ में आ रही है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि दोनों बराबर नहीं है? ये विवाद क्यों छिड़ रहा है? ऐसा कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने शुरू में ही गलती मान लिया है कि 3 + 2 = 5 इज ए रैशनल नंबर, मतलब कि ये साफ साफ दिख रहा है कि ये रैशनल तो भाई नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर रैशनल नहीं है तो क्या है, वो इरेशनल है, तो बात खत्म है। तो लिखेंगे यहाँ पे एक सुंदर सा लाइन कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना? काफ़ी वक्त स्पेलिंग इतना लंबा लिखा जाता है, उतना लंबा होता नहीं है। कंट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू आवर, ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption, ठीक है। ऐसा इसीलिए हो रहा है, ये विवाद इसीलिए छिड़ा है क्योंकि हमने गलत ही मान लिया भाई साहब, हमने गलत ही एजप्शन कर लिया है। ठीक है, इसका मतलब ये तो रेशनल तो नहीं है, मतलब ये रेशनल नहीं है, मतलब इरेशनल है, तो लिख देंगे 3 + 2 = 5, इसीलिए 3 + 2 = 5 इज इरेशनल, इरेशनल नंबर। बातें को समझो। हाँ सर, हमने बातें को समझ लिया। अब बाकी के सवाल अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं, ये देखिए वन शॉट में ये चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया और आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन अगर आपको और सवाल के प्रैक्टिस करना है तो आप NCERT उठा लो, या तो NCERT एग्जाम्पलर उठा लो। हमने NCERT के सॉल्यूशंस भी करवाए हुए हैं अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट है, ऐसे वीडियो खोजोगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ हैं। प्लेलिस्ट में जाओगे, सबसे अच्छा प्लेलिस्ट में गए आप लोग, स्क्रॉल किए थोड़ा सा, आपको चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का प्लेलिस्ट दिख जाएगा, उसमें जाओगे और उसमें जो मैंने सवाल बताए हैं उसको देखोगे और समझोगे। अगर और सवाल को आपको प्रैक्टिस करना है तो ऐसा नहीं कि बस चैनल पे वन शॉट ही वीडियोज़ दिए, ऐसा नहीं है, लॉन्ग वीडियोज़ भी हैं मेरे, सारे वीडियोज़ लगभग लगभग लॉन्ग लॉन्ग वीडियोज़ दिए। मैंने इसी बार वन शॉट सीरीज स्टार्ट किया, ठीक है। हाँ, इससे पहले 5-6-7 महीना पहले मैंने 2-3 चैप्टर्स का वन शॉट बनाया था, लेकिन ये वाला नया है, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, ठीक है। तो आपको ये वन शॉट आशा करते पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए वीडियो, इसलिए बात खत्म करते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। तो सर ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।